हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में पार्ट 2 केमिस्ट्री सब्सिडियरी के नोट को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिगेंड्स को जानते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज लिगेंड। सीएमए मीन्स क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। जो लिगेंड्स होता है उसे क्या बोलते हैं? लुईस बेसेस बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, और लुईस बेस भी क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसलिए लिगेंड्स को जो लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेसेस होते हैं। इसके बाद इसको ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है निगेटिवली चार्ज लिगेंड। निगेटिवली चार्ज लिगेंड क्या होते हैं? तो ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है, लाइक N3 माइनस, O2 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस। और न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, लाइक H2O, NH3CO, NOCsP4, N2, O8, O2, S8, CONH2 होल ट्वाइस, इथाइलिन डायमीन। ये सारे क्या हैं? ये सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। इस सारे एग्जांपल्स को हमें ध्यान रखना है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते वक्त भी ये काम आता है। इसके बाद ये जो CONH2 होल ट्वाइस है ये यूरिया है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड क्या होता है? ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस को नाइट्रोसीलियम बोलते हैं, NH2 NH3 प्लस। इसके बाद डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी ऐसे डेंटिसिटी होते हैं नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन ए गिवन लिगेंड दैट बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स जितने होते हैं नंबर ऑफ डोनर एटम्स जितने लिगेंड में होते हैं उतना डेंटिसिटी होता है। ओके, तो डेंटिसिटी के बेसिस पर जो लिगेंड होते हैं उसे 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट होता है मोनो और यूनिडेंटेट लिगेंड। इसमें क्या होते हैं? लिगेंड्स के पास एक डोनर एटम होता है, तो Cn, लाइक एग्जांपल Cn माइनस, H2O, MEnH2, NH3, OH माइनस, Cl माइनस। इसके बाद द लिगेंड्स लाइक CO32 माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, NCS माइनस। इस सब के पास क्या है? दो डोनर एटम्स हैं। कितने डोनर एटम्स हैं? 2 डोनर एटम्स हैं, लेकिन ये जनरली क्या एक्ट, मोनोडेंटेट की तरह जनरली एक्ट करता है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। ओके, इसे किस कैटेगरी में रखा गया है? मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रखा गया है। और और इसे क्या बोलते हैं? इसे एम्बीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। इसके बाद बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम्स, मतलब जब लिगेंड को के पास 2 डोनर एटम्स होते हैं उसे बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, लाइक इथाइलिन डायमीन। ये इथाइलिन डायमीन है। इसके बाद ऑक्जेलाइटो क्या है? ऑक्जेलाइटो है, फॉर्मूला होता है C2O4 2 माइनस। ये वाला ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है, तो 2 डोनर एटम्स हैं इसके पास। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो यदि ये कंपाउंड गिवन है और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो C2O4 क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है, मीन्स इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है और नीचे में 3 है, तो 3 × 2 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड के। बाइडेंटेट लिगेंड लाइक 110 फेनेंथ्रोलिन, जिसे ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन भी बोलते हैं, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके बाद NH2CH2COO माइनस, ये ग्लाइसिनेट, ये क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके, इसके बाद हम इस सब एग्जांपल को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम ट्राइडेंटेट लिगेंड पे आते हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जिसके पास 3 डोनर एटम्स होते हैं। ओके, तो ये इथाइलिन डायमीन है और इसे एक हाइड्रोजन्स को हटा देंगे और फिर वही वाला कंपाउंड ऐड कर देंगे, CH2 NH2 ऐड कर दिए हाइड्रोजन्स को हटाने के बाद। ओके, तो बन गया डाई इथाइलिन ट्रायामीन। ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। ओके, टेट्राडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जिसके पास 4 डोनर एटम्स होते हैं। ओके, इसके बाद पेंटाडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? जिसके पास 5 डोनर एटम्स होते हैं। और हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? जिसके पास 6 डोनर एटम्स होते हैं। और ये जो एग्जांपल है EDTA4 माइनस, इसको ध्यान में रखना है कि इस पर कितना चार्ज होता है। ओके, तो ये है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। इस एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है कि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। अब इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन एटम और मेटल के बीच में। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
इसके बाद हम जानेंगे वर्नर्स थ्योरी को। क्या जानेंगे? वर्नर्स थ्योरी को। वर्नर्स थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। वैलेंसीज मीन्स लिंकेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, और प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? आयोनाइजेबल होता है और सेटिस्फाइड होता है निगेटिव आयन से। ओके, इसके बाद द सेकेंडरी वैलेंसीज होती है नॉन आयोनाइजेबल और ये सेटिस्फाइड होती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से और निगेटिव आयन से। इसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है और इसे ही बोलते हैं सिडविक्स थ्योरी। A metal ion will continue accepting the electrons pair till the total number of electrons becomes equal to that of next higher noble gases. This total number of electron is called effective atomic number of the metal. Okay, कोई भी मेटल आयन तब तक ये मेटल आयन तब तक एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना जारी रखता है जब तक कि वो नेक्स्ट हायर नोबल गैस के इक्वल ना हो जाए। ओके, तो ई एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। क्या है? ई एन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यदि ई एन आ जाता है नेक्स्ट हायर नोबल गैस के इक्वल, तो जो कंपाउंड होगा वो मोर स्टेबल होगा, मीन्स स्टेबल होगा। ओके, हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक FeC2H4 3 और ऊपर में 3 माइनस चार्ज है। तो सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Fe है, और फिर C2H4 पर -2 चार्ज है, तो कितना चार्ज हो जाएगा यहाँ? 3 इंटू -2, तो -6 चार्ज हो जाएगा। इसके बाद टोटल चार्ज कितना है? -3 है, तो इक्वल टू -3। तो Fe इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 प्लस 6, तो Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3 आ जाएगा। ओके, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लिए। अब आते हैं En पर। तो En इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। इसके बाद माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले हैं? +3, तो -3। इसके बाद +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? बाइडेंटेट लिगेंड है, C2H4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 इंटू 6, तो आ जाएगा आपको 26 -3 + 12, तो En आ जाएगा 35। ओके, En क्या आ गया? 35 आ गया। तो ये जो 35 है वो आयरन के बाद जो नेक्स्ट हायर नोबल गैसेज है, मीन्स क्रिप्टन है, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं है। ये 36 होता है ना क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर, तो उसके इक्वल नहीं है, मीन्स ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल नहीं है। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, ये जो K4FeCN6। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, यहाँ आयरन है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होता है। तो पोटेशियम पर कितने चार्ज होते हैं? +1 चार्जेस होता है, तो 4 पोटेशियम है, तो 4 प्लस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट को Fe एज्यूम कर लिए हैं। इसके बाद Cn पर कितना चार्ज होता है? 1 चार्ज होता है, तो 6 इंटू -1, तो -6, और टोटल चार्ज कुछ भी नहीं है, तो 0। तो Fe का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा? +2 आ जाएगा। इसके बाद En का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। एटॉमिक नंबर 26 है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 फाइंड किए हैं, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो +2 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 36। आयरन के बाद नेक्स्ट हायर नोबल गैस क्या है? क्रिप्टन है। तो ये जो En आया है वो 36 नेक्स्ट हायर नोबल गैस के इक्वल है, तो ये जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा। ओके, इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पर आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा इसे याद कर लेना है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा, और ज्योमेट्री क्या होगी? लाइनर होगी। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगा, और ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा या sp3 होगा। तो जब dsp2 होगा
उसे बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। तब ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ओके, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या dsp3 होगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है तो जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी, और जो यदि dsp3 आता है तो जो ज्योमेट्री होगी वो कैसा आएगा? स्क्वायर पिरामिडल। ओके, इसके बाद यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो आपको हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आएगा या sp3d2 आएगा। तो यदि d2sp3 आता है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और sp3d2 आएगा तब भी ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो ये जो d पहले आ जाता है जिस भी हाइब्रिडाइजेशन में, उसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल। और ये जो है उसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल। ओके, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो दोनों हाइब्रिडाइजेशन के केस में ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री आता है। ओके, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हम जानेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट रहता है तो क्या होता है? कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होता है। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डाईमैग्नेटिक होगा। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √n × n+2bm। ओके, म्यू क्या है? म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है। इसके बाद हम SFL और WFL का कंसेप्ट जानेंगे। SFL मतलब मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और WFL मीन्स होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो जो कार्बन और नाइट्रोजन का डोनर होता है उसे SFL बोलते हैं, मीन्स उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन और हेलोजन का डोनर होता है उसे बोलते हैं WFL, मीन्स वीक फील्ड लिगेंड। तो इसे ट्रिक से याद करने के लिए हम यूज़ करेंगे कान, नाक और हाथ। कान से कार्बन, और नक से नाइट्रो N, और फॉर O, एंड हाथ फॉर X। तो ये हो गया कान, नाक और हाथ। ओके, तो कार्बन और नाइट्रोजन के जो डोनर होते हैं वो SFL होते हैं, और ऑक्सीजन और हेलोजन के जो डोनर होते हैं वो WFL होते हैं। तो SFL के एग्जांपल लाइक CN, EN, CO, NO, और WFL का एग्जांपल लाइक H2O, Cl-, Br-, I-, etc। तो यदि SFL प्रेजेंट है तो पेयरिंग होगी। क्या होगा? पेयरिंग होगी। और यदि WFL प्रेजेंट है तो पेयरिंग नहीं होगी। ओके, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है कि SFL यदि है तो पेयरिंग होगी, यदि WFL है तो पेयरिंग नहीं होगी। इसको हम दो एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक कंपाउंड लेते हैं। यहाँ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या dsp2 होगी। ओके, तो अब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, हम उसे जानते हैं। तो ये सबसे पहले इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब फाइंड करेंगे निकेल का तो आएगा +2। कितना आएगा? +2। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के रिस्पेक्ट में 3d8 4s2 होता है। तो +2, तो यहाँ +2 है तो दो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर देंगे तो आ जाएगा आर्गन 3d8। अब d ऑर्बिटल्स s और p ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। तो 8d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले एक एक करके सब में पुट करते हैं। इसके बाद फिर हम रिपीट करते हैं तो यहाँ 6, इसके बाद 7, 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ओके, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसके बाद कंपाउंड्स को ध्यान से देखिए क्या है। यहाँ SFL है। CN क्या होता है? SFL होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है CN। तो पेयरिंग होगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। पेयर हो जाएगा तो यहाँ क्या गया? एक D है और यहाँ S है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? DSP2। क्या हो जाएगी? DSP2। ओके, यदि WFL होता, इसी की जगह कोई WFL होता तो पेयरिंग नहीं होती, तब तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता। तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। लेकिन SFL है तो पेयरिंग हो गई, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DSP2 होगा। और यदि पेयरिंग हो जाता है तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो म्यू क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आया है तो इससे आप ज्योमेट्री बता सकते हो कि ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। ओके, दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं हम। दूसरा जो है वो वीक फील्ड लिगेंड का केस है। NiCl4 2- चार्ज है। तो सबसे पहले Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो। तो Ni -4 = -2 आ जाएगा, -2 होगा। तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। इसके बाद निकेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आर्गन के रिस्पेक्ट में 3d8 4s2 होता है। तो +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दीजिए तो आर्गन 3d8 आ जाएगा। इसके बाद
आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स पुट कीजिए, जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पुट कीजिए। डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक एक करके पांचों ऑर्बिटल्स में पुट कीजिए। इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो पेयरिंग स्टार्ट कीजिए, तो तीनों में एक एक करके पुट कर दीजिए, तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। लेकिन जो सी एल है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में तो पेयरिंग नहीं हो सकती है, तो ये अनपेयर्ड ही रहेंगे। ओके, अनपेयर्ड ही रहेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ये चारों ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो जाएंगे। इसमें इस चारों ऑर्बिटल्स में क्या होगा, Cl निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो आप इससे ज्योमेट्री बता सकते हो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n=2 है, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड कर सकते हो, और इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक होगा कंपाउंड। ओके, इसके बाद ये जो कंपाउंड होता है, आप कंपाउंड को डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा। ओके, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि यदि कंपाउंड ऐसा रहे, NiCl4, NiCO4, NiCN4 टाइप का कंपाउंड रहे, तो इसके लास्ट में क्या है, L है, O है, N है, तो ज्योमेट्री कैसा होगा, यदि लास्ट में LON रहे तो इसके लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। यदि O रहे लास्ट में तो फिर इसके लिए भी टेट्राहेड्रल, और N रहे लास्ट में तो इसके लिए जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। लाइक क्या क्या है इसके लिए ट्रिक, लोन के लिए TTS मीन्स यदि L लास्ट में है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, O लास्ट में है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, N लास्ट में है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। इसके बाद कुछ चीजें जो मैंने पिछले वीडियो में स्किप कर दिया था, वो है कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस है ये, तो टेम्परेचर आप यदि इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, प्रोमोटर्स आर द सबस्टेंस दैट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। ये क्या करता है, इनहेंस करता है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इनहेंस मींस होता है इंक्रीज करना। पॉइजन्स क्या होते हैं, पॉइजन्स सबस्टेंस दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट, क्या करता है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को डिक्रीज करता है। इसके बाद हम फ्लोरीन की केमिस्ट्री पर आते हैं। फ्लोरीन की जो ग्रुप नंबर होता है वो 17 होता है, और ये मोस्ट रिएक्टिव होता है और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है इन द पीरियोडिक टेबल। इसके बाद क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0-1 होता है। 0 होता है इन फ्री स्टेट मीन्स इन नेचुरल स्टेट, F2 जब रहता है तब 0 होता है, और वैसे -1 होता है इन द कंबाइंड स्टेट। ओके, इसके बाद इसका जो ओर्स है, मेन सोर्स है फ्लोरीन का, वो है क्रायोलाइट। इसका फॉर्मूला होता है Na3Al फ्लोरेस्पार CF2, और फ्लोरेप्टाइट होता है, फॉर्मूला होता है CF2 3Ca3PO4 होल ट्वाइस। ओके, इसके बाद जो इसका प्रिपरेशन है हम उसको देखेंगे। KF को हम HF से रिएक्ट कराते हैं तो KHF2 सॉलिड बनता है, जिसको फ्यूज करते हैं तो KHF2 लिक्विड बनता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेजल में PTI यूजिंग PTIR इलेक्ट्रोड, तो हमें एनोड पर F2 मिलता है और कैथोड पर H2 मिलता है। फ्लोरीन कंबाइंस करती है मोस्ट मेटल से, नॉन मेटल से एंड मेटोलाइट से, और फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद फ्लोरीन कंबाइंस करता है जेनॉन से, और 3 डिफिनिट फ्लोराइड फॉर्म करता है, लाइक XCF2, XCF4 एंड XCF6। कैसी रिएक्शन होती है, XCF2 ऐसे रिएक्ट करती है और XCF2 का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद जो यूजेज होता है, इसका यूज कैसे, फ्लोरीन का यूज कहाँ होता है, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। इसके बाद यूज्ड इन एलिमेंटल फॉर्म इन रॉकेट फ्यूल्स। इसके बाद यूज होता है यूरेनियम प्यूरिफिकेशन में, इन पावर प्लांट्स, एंड फ्लोरेटेड कंपाउंड्स आर यूज टू प्रिपेयर टेफ्लॉन। ओके, इसके बाद जो ऑक्सा एसिड्स ऑफ हैलोजन होते हैं उसमें HCl4, ये क्या है, ये Cl की जगह कोई भी हैलोजन्स हो सकते हैं, तो इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यदि इंक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। इसमें या तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने बोलेगा या एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने बोलेगा, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखना है। और एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। ओके, इसके बाद NPK फर्टिलाइजर्स पर आते हैं। तो NPK फर्टिलाइजर्स स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर बिग 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इन विच नाइट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। NPK क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। यदि आप पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, आप कैसे उसमें खोजोगे, तो जिस फॉर्मूला में नाइट्रोजन कंटेंट होगा ना तो वो वाला N फर्टिलाइजर होगा। सेम हम P फर्टिलाइजर्स के साथ भी करेंगे। तो N फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, विच कंटेन नाइट्रोजन, पी फर्टिलाइजर्स विच कंटेन फास्फोरस। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो बायोडिग्रेडेबल विच कैन डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसे बैक्टीरिया ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं बायोडिग्रेडेबल जिसे बैक्टीरिया डिग्रेड मीन्स डिकम्पोज कर सके। ओके, इसका जो सोर्स होता है मेनली कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को देखेंगे। तो जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के एग्जांपल्स होते हैं लाइक ग्रीन वास्ट, फूड वास्ट, पेपर वास्ट, ये सब होते हैं। इसके बाद मेन जो ग्रीन हाउस गैस है लाइक CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन। इसके बाद BOD क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ O2 होता है रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ओके, CO2 इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। O2 रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स मीन्स इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों आ जाएंगे। इसके बाद मेन जो एयर पॉल्यूटेंट्स है इसे ध्यान में रखना है। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, NO2, ओजोन, पार्टिकुलर कोई मेटर हो सकता है। इसके बाद SO2। ओके, इसके बाद अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय ओजोन लेयर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का जो मेन कॉज होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो रिलीज होता है सॉल्वेंट से, स्प्रे, रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल्स, इस सब से रिलीज होता है। एसिड रेन क्या होते हैं, तो एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रोल होता है जो बाद में जाकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। टोटोमेरिज्म क्या होता है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ H+ होते हैं, H+ को ही प्रोटॉन बोलते हैं। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जब CH2 से कोई 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो उसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये जो 2 हाइड्रोजन्स है ना ये बहुत ही एसिडिक है। एसिडिक इसलिए है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है इस कार्बन से, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जनरेट होगी, और कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जनरेट होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी मीन्स न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकता है, मीन्स कोई बेस आएगा और हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो हाइड्रोजन्स है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। ओके, तो जब CH2 से 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तो उसे बोलेंगे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। इसके ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं लाइक COR, NO2, ETC। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के। ये CH2 है, इसे दो क्या लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, CH2 से 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ये इसे मेलोनिक एस्टर इसे बोलते हैं। इसका कंपाउंड्स का नाम मेलोनिक एस्टर है जो कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होता है। इसके बाद CH2 से क्या, इस CH2 से भी COR अटैच है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH2 से अटैच है, तो ये भी क्या है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।